आज की क्लास बेसिकली एसी के लिए बना रहा हूँ, ऑल्टरनेटिंग करंट। आई होप एवरी वन ऑफ अस इज अवेयर कि ऑल्टरनेटिंग करंट हमारी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। हमारी जो डोमेस्टिक सप्लाई आती है सारी ऑल्टरनेटिंग आती है। फर्दर कई जगह पे बल्कि डीसी यूज होनी होती है तो उसे कन्वर्ट करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर्स। सो इस चैप्टर को पूरी इंपॉर्टेंस के साथ समझना, बिकॉज आपकी डेली लाइफ में, आपके अराउंड, अपने घर में, इवन आप ये समझिए कि जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस है वहाँ पर भी एसी को ही सप्लाई किया जाता है। यू मस्ट अंडरस्टैंड क्यों एसी को जनरेट करके सप्लाई करना ईजी है और ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ एसी लॉसेस कम क्यों होते हैं। ठीक है, सो आई ट्राई टू मेक इट वेरी मच क्लियर टू यू गाइज, सो पे प्रॉपर अटेंशन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस एक क्लास के अंदर मैं सब कुछ समअप करने की कोशिश करूंगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज एसी। डीसी और एसी के बीच का डिफरेंस क्या होता है। देखें, डीसी एंड एसी, एज द नेम सजेस्ट डायरेक्ट करंट। तो एक्चुअली जिस करंट की डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज नहीं करती, दैट इज कॉल्ड डीसी। ये एक परफेक्ट डीसी को रिप्रेजेंट करता है। अगर बाई चांस इसके जगह कोई ऐसा, देखिए ध्यान से, ऐसा बनाना चाहे तो ये जो शो हुआ ये भी डीसी है, बट ये फ्लक्चुएटिंग डीसी है। आप कह सकते हैं सर ये तो साइनोसॉइडल दिखाई दे रही है कि ऊपर भी जा रही है, ऊपर ही मैक्सिमा आ रहा है फिर नीचे भी। माय डियर, ये टाइम एक्सिस के नीचे की तरफ नहीं गई है, हमेशा ध्यान रखना, टाइम एक्सिस से ऊपर ही है। सो इसके केस में ये मैक्सिमा और ये मिनिमा काउंट होगा। दिस इज अ फ्लक्चुएटिंग डीसी, राइट, क्लियर रखना इसको। अगर एसी की बात करते हैं तो माय डियर एसी में ऐसा होता है कि टाइम इधर है, करंट इधर है, तो ये ऐसे जाके नीचे आता है। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव हाफ साइकिल, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव हाफ साइकिल। हमेशा ध्यान रखिए, टाइम एक्सिस के एक ही तरफ रह गया तो डीसी है और उसको क्रॉस करके दूसरी तरफ भी गया तो एसी है। इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल कहलाएगा, इसमें नहीं बोल सकते आप। रीजन बीइंग ये करंट जो है हमेशा पॉजिटिव ही रहा है। सो दिस इज फ्लक्चुएटिंग डीसी। I hope you have been able to understand the basic difference between DC and AC. हाँ, अब ये भी जरूरी नहीं कि this is the only kind of AC. आप और भी AC समझ सकते हैं, जैसे ये ध्यान दीजिए, इस तरह से भी AC डिफाइन की जा सकती है। ऐसे करके भी आप AC डिफाइन कर सकते हैं। कहाँ मिलती है ये AC? आप सबके घर में जो इन्वर्टर यूज होता है उस इन्वर्टर से मोस्ट ऑफ द टाइम्स इस तरह की AC मिलती है, या देयर आर सम फाइन इन्वर्टर्स जिनके ऊपर लिखा होता है साइन वेव इन्वर्टर्स। वो कोशिश करते हैं यहां से कुछ इस तरफ शिफ्ट करके बनाने की, राइट। उनकी कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा होती है ऑब्वियसली। सो यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर एक इन्वर्टर पहले कुछ टाइम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर करंट सेंड करता है, फिर डायरेक्शन रिवर्स करता है, फिर डायरेक्शन रिवर्स करता है, सो दैट बिकम्स एसी। तो ये पल्सेटिंग एसी है और ये बेसिकली साइनोसॉइडल एसी है। परफेक्ट एसी हम इसे काउंट करते हैं, जो कि हमारे घरों में डोमेस्टिक सप्लाई जो आती है वो बेसिकली इस तरह की आती है। होप इट इज क्लियर टू यू। इट इज एसी बट दिस इज डीसी। सो इंपॉर्टेंट है करंट की डायरेक्शन का रिवर्सल, जब तक वो नहीं होगा तब तक आप एसी नहीं कह सकते। क्लियर। अब बच्चों, डीसी और एसी का एक मेजर डिफरेंस होता है। डीसी की जब आप एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो कभी भी जीरो नहीं आती, लेकिन एसी की एवरेज वैल्यू फाइंड करने जाओगे तो देखना जितना पॉजिटिव पार्ट होता है उतना नेगेटिव पार्ट होता है। तो उसे जब ऐड करोगे, ऐड करते ही जीरो मिल जाएगा। तो एसी की फुल साइकिल के ऊपर एवरेज वैल्यू हमेशा जीरो आएगी। पहले मैं आपको बताता हूं कि एसी को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए। देखिए ध्यान से, दो तरह से आप वेवफॉर्म पढ़ेंगे। एक ये वाली, इस वेवफॉर्म के अंदर ये पीक वैल्यू है आई नॉट और यहां पर आप करंट शो कर रहे हैं टाइम के साथ। इसकी इक्वेशन आएगी I इज इक्वल टू आई नॉट। आप सब जानते हैं जब करंट को जीरो से स्टार्ट किया जाता है तो हम साइन फंक्शन की हेल्प लेते हैं। I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। गॉट दैट। इसमें ध्यान दे, जो I है, I को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। T इज टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग जब वैल्यू चेंज होती है वो कैसे मिलेगी, दैट वुड बी ऑब्टेन्ड अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। इसमें जो आई नॉट है, दिस इज कॉल्ड पीक वैल्यू। दिस इज पीक वैल्यू। हमेशा ध्यान रखिए बच्चों, ये जो इधर नेगेटिव की तरफ आती है इसे हम मिनिमम वैल्यू नहीं कहते। ये डायरेक्शन रिवर्सल को शो करता है। ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पीक है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में पीक है, तो आप नेगेटिव नहीं लिखते। गॉट दैट। अब एसी की खास बात क्या होती है, इट हैज गॉट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। वो फ्रीक्वेंसी कहां से देखते हैं, देखिए ओमेगा को बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। दिस कैन बी रिटन एज 2 पाई इंटू न्यू। मानते हैं वे न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। हमारे घर में आने वाली एसी की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। इंडिया में 50 हर्ट्ज है, अमेरिका में 60 हर्ट्ज है। यहां पे जो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होगी तो इधर देखिए उसका इंपैक्ट क्या होगा। एक सेकंड में 50 बार डायरेक्शन चेंज होगी। ना 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 ना, अगर फ्रीक्वेंसी न्यू यानी 50 है
तो एक सेकेंड में उसका डबल यानी 100 टाइम्स डायरेक्शन चेंज होगी, 100 टाइम्स वैल्यू मैक्सिमम होगी और 100 टाइम्स ही वैल्यू जीरो होगी। काइंडली पे प्रॉपर अटेंशन, जितनी फ्रीक्वेंसी होगी एसी की उसका डबल टाइम्स वैल्यू मैक्सिमम बनेगी, क्योंकि आपको बताया मिनिमम तो होता ही नहीं है, दोनों मैक्सिमम होती है। डबल टाइम्स मैक्सिमम बनेगी एक सेकंड के अंदर और डबल टाइम्स ही वो जीरो को क्रॉस करेगी और डबल टाइम्स ही उसकी जो डायरेक्शन है वो रिवर्स होगी। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ये था एसी को बेसिकली अंडरस्टैंड करना, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, पीक वैल्यू एंड फ्रीक्वेंसी का रोल मैंने आपको क्लियर किया। ठीक है, अब देखते हैं क्या हम हमेशा इसी तरह से वेवफॉर्म लिख सकते हैं? नहीं, ये तो साइन था ना, आप चाहे तो कॉस भी लिख सकते हैं। कॉस कैसे आएगा? यहां से देखिए, ऐसे करके बनेगा। कॉस में ये पॉजिटिव हाफ साइकिल को कंप्लीट करता है, ये और ये पार्ट मिलके, और ये नेगेटिव हाफ साइकिल को कंप्लीट करता है। यहां पर जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव पीक में चली जाएगी और ये ऑपोजिट डायरेक्शन के पीक में चली जाएगी। कभी भी मत सोचिए पॉजिटिव पीक नेगेटिव पीक का मतलब है कि एक मैक्सिमम एक मिनिमम है। बार बार बता रहा हूं मैं आपको, ये सिर्फ डायरेक्शन रिवर्सल को शो कर रहा होता है। ठीक है, यहां भी वही चीज है माय डियर। आप देखिए जितना आप पॉजिटिव का एरिया बनेगा उतना ही नेगेटिव का एरिया बनेगा। मैं बार बार एरिया की बात क्यों कर रहा हूं? आई विल कम टू दैट जब मैं एवरेज की बात करूंगा, देन आई विल टॉक टू यू अबाउट दैट। अभी सिर्फ इतना देखिए, अगर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो एक सेकंड में 100 टाइम्स डायरेक्शन रिवर्सल, 100 टाइम्स वैल्यू का मैक्सिमम होना और 100 टाइम्स डायरेक्शन रिवर्सल और जीरो आना। तीन चीजें बोल रहा हूं, डायरेक्शन रिवर्सल, वैल्यू का मैक्स होना और वैल्यू का जीरो होना। ऐसा कितनी बार होगा? ट्वाइस ऑफ न्यू टाइम्स होगा। दैट्स इट। ये बात बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखें। चलिए अब बात करते हैं डीसी मेजरमेंट और एसी मेजरमेंट की। डीसी को मेजर करने में कोई भी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि आप मेनली जब बैटरीज यूज करते हैं ना तो उसमें फ्लक्चुएटिंग नहीं आती। वो फ्लक्चुएटिंग का फंडा आप पढ़ेंगे 12th में ही, सेकंड लास्ट यूनिट में जाके पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर्स के अंदर, जहां पे रेक्टिफायर पढ़ाया जाएगा। तो अभी मैं उसके बारे में डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। अगर एक आइडियल डीसी है तो उसे मेजर करने के लिए एक ऐसा डिवाइस चाहिए भाई जो सिर्फ इतना मेजर कर ले कि कितना करंट फ्लो करके जा रहा है। तो आप यहां पे एक छोटी सी बात को समझिए कि व्हेन यू वांट टू टॉक अबाउट द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, you just need to understand that constant current, right? Average current is that constant current which would send same amount of charge in the circuit as the actual flow of current does. तो भाई जब तक डीसी था तब तक तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं थी। यानी कि डीसी के केस में जो करंट मेजरिंग डिवाइस है, क्या बोलते हैं करंट मेजरिंग डिवाइस को? एमीटर। तो जो डीसी एमीटर होता है वो कौन सी वैल्यू मेजर करता है? वो एवरेज वैल्यू मेजर करता है। हमेशा ध्यान रखें, डीसी मेजरिंग डिवाइसेस मेजर एवरेज वैल्यू। ठीक है, चाहे वो करंट की बात हो रही है चाहे वो वोल्टेज की बात हो रही है। अब वहां तो चल गया जहां वैल्यू कांस्टेंट थी। अगर मैं इसी फंडामेंटल को एसी के अंदर एम्प्लॉय करता हूं तो मुझे प्रॉब्लम क्या आती है वो समझते हैं। जब आप एसी में एम्प्लॉय करते हैं माय डियर, देखो ध्यान से, वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव। सबसे पहले तो आपको ये चेक करना चाहिए खुद से कि करंट वर्सेस टाइम ग्राफ के एरिया से क्या मिलेगा। आप जानते हैं चार्ज फ्लोन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई डी टी। समझ सकते हैं, आई डी टी इंटीग्रेशन 0 to t अगर मैं सॉल्व कर दूं तो क्या मिल जाएगा? टोटल चार्ज फ्लोन। और अगर आप एवरेज करंट फाइंड करना चाहते हैं तो इसे टोटल टाइम से डिवाइड कर दीजिए, तो 1/t कर दीजिए। सो दिस बिकम्स एवरेज करंट। आई होप ये फॉर्मूला आप सबको क्लियर हो गया। व्हेनेवर टाइम वेरिंग करंट इज देयर, जस्ट लाइक हियर I is equal to I naught sin of omega t, आपको एवरेज फाइंड करने तो दिस बिकम्स द मेथड। और इंटीग्रेशन का मतलब बेसिकली क्या होता है? एरिया फाइंड करना। ये जितना पॉजिटिव एरिया आएगा उतना ही नेगेटिव एरिया आ जाएगा। टोटल एरिया कितना आ जाएगा? 0। सो एक पूरी साइकिल के ऊपर अगर आप करंट की एवरेज वैल्यू फाइंड करने जाएंगे ऑल्टरनेटिंग करंट की, इट विल कम आउट टू बी 0। तो डीसी मेजरिंग डिवाइस तो लगाया नहीं जा सकता, वो तो 0 पे बैठा रहेगा। थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन आ सकती है लेकिन अल्टीमेटली आपको जो वैल्यू प्रोवाइड करेगा वो कितनी करेगा? 0। तो ऐसे तो काम नहीं चला। अब क्या करें? प्रॉब्लम क्या हुई यहां पर? ध्यान देना, प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये हुई कि जब ये वाली हाफ साइकिल आती है तो चार्ज सपोज राइट में फ्लो करके जाता है। जैसे नेगेटिव साइकिल आती है तो उतना ही चार्ज ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर जाता है। तो जो करंट मेजरिंग डिवाइस था, एवरेज वैल्यू मेजरिंग डिवाइस था, उसके हिसाब से ऑन एन एवरेज इधर कोई करंट फ्लो नहीं हुआ। दैट्स व्हाई वो 0 शो करता है आपको। होप इट इज क्लियर। अब इसका इलाज निकालना था। इसका इलाज निकालने की तैयारी कैसे की गई? देखिए, कोई ऐसी प्रॉपर्टी पकड़नी पड़ेगी जो करंट की डायरेक्शन रिवर्स होने पर ओवरऑल 0 ना हो। जैसे चार्ज 0 हो गया ना, जितना इधर गया उतना इधर गया, तो एवरेज चार्ज, ओवरऑल चार्ज कितना गया? 0।
वैसे एक ऐसी प्रॉपर्टी पकड़ी जाए जो करंट के डायरेक्शन चेंज होने से चेंज ना हो। तो उसमें आपको पहले ही बताया मैंने, हीट, करंट चाहे राइट में फ्लो करे चाहे लेफ्ट में फ्लो करे, कितनी मर्जी डायरेक्शन को रिवर्स कर ले, लेकिन जो रेजिस्टिव पार्ट है उसको तो करंट मिलना चाहिए जो मर्जी डायरेक्शन हो। तो आई स्क्वायर आर के अकॉर्डिंग वहां पे हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। तो एक नया तरीका निकाला गया कि हीट प्रोड्यूस निकाली जाए। अब मैं आपको पूरा फ्लो से ये करवाता हूं। अगर हम AC की इक्वेशन लिख देते हैं, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, और आपको कहा जाता है कि इसकी एवरेज वैल्यू और फुल साइकिल निकालें तो वो 0 आ जाती है। बट अगर हाफ साइकिल पे निकालने को कहा जाए तो क्या होगा? हाफ साइकिल के लिए माय डियर आप करेंगे आई डी टी इंटीग्रेशन 0 टू t डिवाइड बाई टी, राइट। ये हाफ साइकिल करना है तो बाई 2 कर दो यार, t बाई 2 का मतलब इधर 2 आ गया। दैट गिव्स यू एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट ओवर हाफ साइकिल। इसकी वैल्यू कितनी आती है? 2 बाय पाई टाइम्स आई नॉट। ये आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील। सो 2 बाय पाई टाइम्स आई नॉट को लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.637 टाइम्स आई नॉट। तो आपको पता होना चाहिए कि एवरेज करंट ओवर हाफ साइकिल कम्स आउट टू बी 63.7% ऑफ द पीक करंट। अच्छे से याद कर लीजिए इस बात को। अगर कोई आपको सिर्फ ये कहता है कि एवरेज करंट बताओ, तो बाय डिफॉल्ट वो पूरी साइकिल के ऊपर है, और पूरी साइकिल के ऊपर उसकी वैल्यू कितनी आती है? 0। हैज टू बी कंसीडर्ड 0 फॉर श्योर until unless somebody is talking about the half cycle. Got that? चलिए, ये था एवरेज को लेके डिस्कशन। ऐसे ही वोल्टेज करोगे तो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी डालोगे, ई नॉट कॉस ओमेगा टी डालोगे, या फिर यहां पर फेज भी लिखा हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। अब बात आती है डियर आरएमएस की। IRMS, देखिए पहले तो मैथमेटिकली समझाता हूं। आरएमएस में क्या करते हैं? स्क्वायर, मीन एंड रूट। यानी आपको अल्टीमेटली करना होगा रूट किस चीज का? मीन का। किसके मीन का? स्क्वायर का। यानी करंट का स्क्वायर करो, फिर उसका निकालो मीन 0 टू t डिवाइड बाई t, और फिर कर दो अंडर रूट। तो सब कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है। IRMS, स्क्वायर, मीन एंड रूट। स्क्वायर, फिर मीन एंड रूट। ये आपको सॉल्व करना होता है IRMS फाइंड करने के लिए। एंड अगर आप यही वैल्यू यूज करेंगे, चाहे कॉस हो, चाहे साइन हो, चाहे जो मर्जी फेज हो, दिस वैल्यू वुड कम आउट टू बी आई नॉट बाय अंडर रूट 2, यानी कि 0.707 आई नॉट। इसका मतलब क्या हुआ? जो आरएमएस करंट होता है वो 70.7% ऑफ पीक करंट होता है, राइट। ध्यान रखेंगे, हाफ साइकिल पे एवरेज करंट 63.7% होता है, फुल साइकिल पे तो 0 ही होता है। लेकिन आरएमएस चाहे आप हाफ साइकिल पे फाइंड करें चाहे फुल साइकिल पे फाइंड करें, इट विल कम आउट टू बी 70.7% ऑफ द पीक करंट। इसमें एक बात का ध्यान रखना होता है हमेशा। देखिए आपके सामने वेवफॉर्म बना रहा हूं, सपोज दिस इज द वेवफॉर्म, टाइम एंड करंट। अगर कोई आपसे यहां से लेके 0 से लेके t/2 तक आरएमएस पूछे तो भी आंसर सेम, 0 से लेके t तक पूछे तो भी आंसर सेम। यहां ध्यान देना आप जरा, इधर से लेके इधर तक ये कितना है? t/4 और ये 3t/4। t/4 से 3t/4 पूछे तो भी आंसर सेम। अब अगर कोई यहां पर चेंज करना चाहे, जो आपको कहे कि भाई मुझे ना t/2 तक का टाइम चाहिए, लेकिन मुझे एग्जैक्टली यहां से यहां तक का नहीं चाहिए, इन बिटवीन शुरू कर दे, यहां से लेके और यहां कहीं तक चला जाए, तो उसमें वेरिएशन आ जाएगी आपके आंसर के अंदर। तो हमेशा ध्यान रखना कि ये जो वैल्यू लिखी गई है ये सिमेट्रिक पार्ट के लिए आएगी, इधर फ्रॉम 0 टू t/2 और फ्रॉम 0 टू t और फ्रॉम t/4 टू 3t/4 काइंड ऑफ थिंग। गॉट दैट? चलिए फाइन। अब अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को फिजिक्स के पॉइंट ऑफ से बताऊं, अभी तो मैंने मैथमेटिकली बता दिया आपको, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ से में एक प्रॉब्लम आई थी कि हम जो एसी है उसे डीसी मेजरिंग डिवाइस की हेल्प से मेजर नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि वो मेजर करता है एवरेज वैल्यू, और एवरेज हो जाती है भाई 0। तो हमने एक तरीका निकाला कि करंट की डायरेक्शन रिवर्स होने से हीट के प्रोड्यूस होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जिनको दिक्कत आती है कॉन्सेप्चुअल पार्ट में, बड़े ध्यान से सुन लेना। आपने करंट उठाया I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, राइट। तो आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, इसे आपने R रेजिस्टेंस में से फ्लो करवाया तो I स्क्वायर R, राइट। इतनी पावर बन गई। ये क्योंकि टाइम वेरिंग है तो dt टाइम में कितनी हीट जनरेट होगी? 0 टू t आ गया। अब ये जो हीट आ गई, ध्यान देना जरा, यही हीट कितना कांस्टेंट करंट उसी रेजिस्टेंस में सेम टाइम में प्रोड्यूस करेगा। भाई अगर करंट कांस्टेंट है तो आप सीधा I स्क्वायर RT लिख सकते हैं, क्योंकि t टाइम के लिए डील किया, राइट। करंट स्क्वायर इंटू R इंटू dt, फिर इंटीग्रेशन 0 टू t। और ये कांस्टेंट करंट कौन सा है? ये RMS, IRMS स्क्वायर RT। तो आप देख सकते हैं R कैंसिल आउट हो गया। आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो वापस आपको वैल्यू मिल जाएगी IRMS इज इक्वल टू आई नॉट बाय अंडर रूट 2। हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट।
सो देयर आर टू थिंग्स, मैथमेटिकल अप्रोच एंड देन कॉन्सेप्चुअल अप्रोच। तो दोनों आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए, जब आप ये पढ़ते हैं तो वहाँ अलग कॉम्बिनेशंस डिस्कस हो सकते हैं। जैसे आई अगर लिख दिया जाए आई नॉट प्लस आई वन साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस आई टू कॉस ऑफ ओमेगा टी, देख पा रहे हैं आप, आई इज इक्वल टू आई नॉट प्लस आई वन साइन ओमेगा टी प्लस आई टू कॉस ओमेगा टी, और कहा जाए कि भाई इसकी आरएमएस वैल्यू निकाल के बताओ, तो ये काम मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आपको क्या करना है, आरएमएस निकालना है। अच्छा, तो करंट का स्क्वायर राइट इंटू डी टी, 0 टू टी डिवाइड बाई टी, और फिर इसका क्या करना है, अंडर रूट। ये आप कर सकते हैं, सॉल्व करके देख लेना, आपका आंसर पता है क्या आएगा, ध्यान दीजिए, आई नॉट स्क्वायर प्लस आई वन स्क्वायर बाई टू प्लस आई टू स्क्वायर बाई टू और इसका अंडर रूट, ये आपका आंसर आएगा फॉर श्योर। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये लर्न भी करना है। इसमें चाहे ओमेगा टी आ जाए, 2 ओमेगा टी आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, साइन हो कॉस हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। गॉट दैट? तो इतनी सी कहानी आपको समझनी है। ये किसके लिए बताया मैंने, आरएमएस के लिए। ऐसे अगर वोल्टेज की इक्वेशन होगी तो उसमें भी ऐसे हो जाएगा, E इज इक्वल टू ई नॉट प्लस ई वन साइन ओमेगा टी प्लस ई टू कॉस ओमेगा टी, तो ई आर एम एस विल बी इक्वल टू ई नॉट स्क्वायर प्लस ई वन स्क्वायर बाई टू प्लस ई टू स्क्वायर बाई टू का अंडर रूट। बड़े ही ध्यान से समझ लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। और जो चाहे वो सॉल्व भी जरूर करना, और किसी का डाउट रह जाए तो भाई पूछना भी जरूर, दैट इज योर राइट। चले फाइन। अब यहां पर एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वो इस वेव फॉर्म की फॉर्म में होता है। देखिए जरा, ऐसे करके बनती है वेव फॉर्म, ऐसे, और इधर से आप चाहें तो इसे ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। तो 0 टू टी बाई टू और फिर t। अगर आप वेरिएशन को ध्यान से देखेंगे, यहां से इंक्रीज हुआ ऊपर तक, फिर इंक्रीज से डिक्रीज हुआ, पर है स्ट्रेट लाइन। अब ये जो करंट की वेव फॉर्म है आई, यहां इसकी पीक वैल्यू डिफाइन कर दी गई आई नॉट। आपको कहा जाता है 0 से t बाई टू के लिए आप हमें एवरेज वैल्यू भी फाइंड करके बताएं और आरएमएस वैल्यू फाइंड करके बताएं। तो यहां पे मैं बच्चों को स्ट्रेट अवे कहता हूं, चाहो तो भाई आप आरएमएस सॉरी एवरेज वैल्यू सॉल्व कर लेना, कुछ खास बात नहीं होती। आई डी टी 0 टू टी बाई टू डिवाइड बाय टी बाई टू, एग्री, ये बन जाएगी आई एवरेज। इसमें पक्के हो जाओ, एकदम अच्छे से आपको याद होना चाहिए। लेकिन हमारा फंडा कहता है जब भी स्ट्रेट लाइन वेरिएशन होती है तो एवरेज वैल्यू उसके बीचों बीच आती है, बिल्कुल मिडिल में। मिडिल में कितना आ गया, आई नॉट बाय टू, तो इसका आंसर जो मर्जी कर लेना, आई नॉट बाय टू ही आएगा। गॉट दैट? तो इसमें टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। हमें क्या देखना है, आई आर एम एस। जब आप आई आर एम एस फाइंड करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, आई स्क्वायर, अब आर तो लिखने की जरूरत ही नहीं है यार, आई स्क्वायर डी टी इंटीग्रेशन 0 टू टी बाई टू डिवाइड बाई टी बाई टू और फिर उसकी पावर 1 बाई टू। तो स्क्वायर मीन रूट, दैट वुड गिव यू दी आंसर फॉर दिस आरएमएस वैल्यू। अब यहां मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं, आप आई की वैल्यू पुट कहां से करोगे, पहले इक्वेशन से बनानी पड़ेगी। ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आप जानते हैं, सॉरी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है। ये क्योंकि ओरिजिन से स्टार्ट हो रही तो c को हटा दो, y एक्सिस पे i है, i इज इक्वल टू स्लोप कितना है देखना जरा, आई नॉट बाय टी बाई टू, सो 2 आई नॉट बाय टी इंटू टाइम, दिस बिकम्स द इक्वेशन। इसको लेके आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, कर लेंगे। सो इस तरीके से कोई भी नया वेव फॉर्म बन के आ जाए तो उसकी इक्वेशन बनाओ और उठा के सॉल्व कर दो। अच्छा, इसी में एक लास्ट कैटेगरी और डाल देता हूं, जो मैंने आपको बताया था पल्सेटिंग होती है, ऐसे बनी, इधर आ गए, फिर इधर बनी, इधर आ गए, फिर इधर बनी, ऐसे करके। करंट वर्सेस टाइम। अब देखा जाए तो यार सिर्फ डायरेक्शन ही तो चेंज हो रही है इसके अंदर, ये बड़ी मजेदार है। देखो सिर्फ डायरेक्शन का रिवर्सल हो रहा है, यहां पर भी वैल्यू आई नॉट है, यहां पर भी वैल्यू आई नॉट ही है, क्लियर। तो करंट की मैग्नीट्यूड तो कभी चेंज ही नहीं हो रही, सिर्फ डायरेक्शन रिवर्स हो रही है। इसीलिए अगर हाफ साइकिल पे एवरेज निकालने जाओगे तो आई नॉट आएगी, फुल साइकिल पे निकालने जाओगे तो 0 आएगी, और आरएमएस निकालने जाओगे तो कितनी आनी चाहिए, यू शुड ट्राई टू गेस, बिकॉज द वैल्यू इज नॉट चेंजिंग, मैग्नीट्यूड इज नॉट चेंजिंग, सो द आरएमएस वैल्यू कम्स आउट टू बी आई नॉट इटसेल्फ। सो काइंडली सॉल्व इट, और इसमें आई नॉट बाय √3 आएगा, ये आप कंप्लीट सॉल्व कर लेना, ठीक है बच्चों। ये सारा डिस्कशन हो गया अबाउट एवरेज एंड आरएमएस। यहां पर एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर द करंट टू राइज फ्रॉम
mean value to the RMS value or peak to come from peak value to the RMS value or to go from RMS value to peak value. तो उससे समझिए आप जरा करंट की बेसिक इक्वेशन क्या बनती है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी. इसे मैं तब यूज करूंगा जब कोई मुझसे पूछेगा कि भाई कितना समय लगेगा मीन से लेकर और आरएमएस जाने में, राइट, मीन से आरएमएस जाने में. देखते हैं कितना लगेगा. तो t इज इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन 0 हो गया, यानी मैं मीन के ऊपर हूं. आरएमएस का मतलब होता है आई कितना बन जाएगा, आई नॉट बाय रूट 2. हमेशा ध्यान रखना पीक वैल्यू इज द मैक्सिमम वैल्यू, आरएमएस वैल्यू उससे कम होती है. तो आई नॉट बाय रूट 2, आई नॉट बाय अंडर रूट 2 इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा इंटू टी. चलिए इसे फाइंड कर लेते हैं. 1 बाय रूट 2 साइन ओमेगा टी 1 बाय रूट 2 बन गया. तो ओमेगा टी कितना बन गया, पाई बाय 4. तो टी कितना बन गया, पाई बाय 4 ओमेगा. आप चाहे तो ओमेगा को पुट कर सकते हैं 2 पाई बाय टी, दैट इज 2 पाई बाय टी. सो दैट इज टी बाय 8. ठीक है, यहां पर आपके लिए वेवफॉर्म को समझना बहुत जरूरी है. तो उस केस में आपको ये समय बहुत ही कम हो जाएगा. जैसे करंट वर्सेस टाइम है, यहां तक t बाय 2 है और यहां तक है t बाय 4 और ये है माय डियर t बाय 8. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दिस कि 0 से मैक्सिमम जाना है तो t बाय 4 हो जाएगा, मैक्सिमम से 0 आना है तो भी t बाय 4 लगेगा, और यहां से 0 से आरएमएस जाना है तो t बाय 8 लगेगा, और आरएमएस से पीक जाना है तो भी t बाय 8 लगेगा, और पीक से आरएमएस आना है तो भी t बाय 8 लगेगा. सो ये मैंने मैथमेटिक्स और ग्राफ दोनों की हेल्प से आपको क्लियर कर दिया है. ट्राई टू गेट गुड कमांड इन दिस अंडरस्टैंडिंग. फाइन, चलिए फाइन, ठीक है. सो काफी हो गया अब आरएमएस और एवरेज को लेकर डिस्कशन. अब चलते हैं थोड़ा सा सर्किट्स की तरफ. अब समझिए बेसिक डिफरेंस समझिए. आप जहां पर एंटर कर रहे हैं वो एक्चुअली आपके घर में जो कुछ चल रहा है उसे समझने की कोशिश की जा रही है. करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या था, वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का सीरीज, रेजिस्टेंस का पैरेलल. बट अभी यहां पर यू विल बी डीलिंग विद कैपेसिटर, रेजिस्टर एंड इंडक्टर, ऑल ऑफ देम. Now what is the major difference in that? There is a big difference. Resistance जो होता है उसका opposition जो वो ऑफर करता है वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट नहीं होता, जबकि कैपेसिटर और इंडक्टर की ऑपोजिशन इस बात पे डिपेंड करती है कि फ्रीक्वेंसी कितनी है. फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो इंडक्टर ज्यादा ऑपोजिशन ऑफर करेगा, कैपेसिटर कम ऑपोजिशन ऑफर करेगा. वो समझना जरूरी है. ठीक है, तो मैं ये सारी चीजें डेरिवेशन के थ्रू नहीं करूंगा क्योंकि मैं सीबीएसई पार्ट में आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं. ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो हमें सीरीज एलसीआर सर्किट तक का पार्ट आज कवर अप करना है. तो सबसे पहले तो ऐसे समझ लीजिए माय डियर कि रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर, इनका क्या एक दूसरे से डिफरेंस रहता है. अकेले रेजिस्टर को अगर आप कंसीडर करेंगे और उसके अक्रॉस एसी अप्लाई करोगे तो जो करंट फ्लो करेगा, अगर आपने वोल्टेज की वेवफॉर्म लिखी इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, तो जो करंट फ्लो करेगा उसकी इक्वेशन बन जाएगी आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी इटसेल्फ. यानी कि फेज में कोई फर्क नहीं आएगा. हमेशा ध्यान रखना जब भी फेज कंपेयर करना चाहते हो तो साइन ही होना चाहिए या दोनों कॉस होने चाहिए. ऐसा नहीं हो सकता कि एक को साइन रखो एक को कॉस रखो. कारण क्या है, कॉस का फंक्शन ऑलरेडी साइन से पाई बाय 2 फेज आगे होता है. सो बी वेरी कॉशियस इन दैट. सो अगर ये वोल्टेज था तो ये करंट, और बच्चों करंट क्या बनेगा, ई नॉट बाय आर बनेगा. सिंपल है. तो ऐसे में आप जो रिप्रेजेंटेशन करते हो फेजर के थ्रू करते हैं. अब ध्यान से सुनना, एक होता है फेजर, एक होता है फेजर डायग्राम. क्या फर्क है, फेजर एक वेक्टर को बोलते हैं जो रोटेट करता है और उसकी टिप की जो प्रोजेक्शन है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू प्रोवाइड करती है. यहां पे देखना जरा, मैं बना के बताता हूं आपको. अगर मैं ऐसे करके एक्सिस बना लूं, ठीक है, होप यहां तक आपको दिख रहा होगा, और ऐसे एक वेक्टर डिफाइन कर दूं, नहीं दिख रहा तो आई विल हैव टू ड्रॉ हियर ओनली. यही देख लीजिए, कोई बात नहीं. ये बनाया मैंने एक वेक्टर जो ऐसे करके उतनी ही एंगुलर फ्रीक्वेंसी से रोटेट करने वाला है जो उस फिजिकल क्वांटिटी की फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएशन है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएशन है, जिसे रिप्रेजेंट करने जा रहा है. देखिए ध्यान से, अगर मैं करंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो करंट की जो पीक वैल्यू है वो इसकी लेंथ होगी आई नॉट. करंट की जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वही इसकी घूमने की फ्रीक्वेंसी होगी. अब देखिए, आप इसके टिप का जब प्रोजेक्शन लेंगे, ये सब आप एसएचएम में पढ़ चुके हैं पहले, इसलिए बहुत ज्यादा टाइम लगाने का फायदा नहीं है. आई नॉट है, अगर ये एंगल थीटा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, आप समझते हैं, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, तो ये कितना बन गया, ये बन गया आई नॉट कॉस ओमेगा टी, और यहां क्या बन गया, ये बन गया आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी. सो बेसिक फंडा ये है कि जो फेजर वर्ड यूज करोगे दैट इज अ रोटेटिंग वेक्टर विच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ फिजिकल क्वांटिटी विच अदरवाइज इज अ स्केलर बट हैज गॉट वेरिएशन विद फेज. तो फेज के साथ वेरिएशन, इसलिए उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इसे यूज किया जाता है.
इसकी टिप की जो प्रोजेक्शन है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू प्रोवाइड करती है। ठीक है बच्चों, तो हम फेजर किस किस का पढ़ेंगे, करंट का और वोल्टेज का। पर जो फेजर डायग्राम है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, फेजर डायग्राम में आप दो फेजर एटलीस्ट एक साथ दिखाएंगे। कौन कौन सा, करंट का और वोल्टेज का। सपोज आपने ऐसे करके ये वोल्टेज का दिखाया, ध्यान रखना आप हमेशा पीक वैल्यू शो करेंगे, और आपने करंट इधर दिखा दिया ऐसे करके, ठीक है, और इनके बीच में जो एंगल है उसे आपने लिख दिया फाई। ध्यान दीजिएगा, वोल्टेज का फेजर, करंट का फेजर, उनके बीच में एंगल फाई। तो इसका मेजर काम ये रीड करना नहीं है कि वोल्टेज और करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है, इसका बेसिक काम दो चीजें बताने का है। एक, करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, दूसरा इंपॉर्टेंट, लीड कौन कर रहा है, करंट लीड कर रहा है कि वोल्टेज लीड कर रही है। आ रही बात समझे? तो फेजर डायग्राम का मेन काम ये बताना है कि करंट या वोल्टेज में से कौन लीड कर रहा है। वो आपको सर्किट के बारे में काफी अच्छी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो देखते हैं, यहां पर तो सेम हो गया, तो इसमें क्या करो, सीधा उठा के कहीं पे भी ये वोल्टेज और यहीं पे बना दिया करंट, डन। इसके केस में क्या होता है, कैपेसिटर के साथ अगर आपने वोल्टेज लगाई E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, E इज इक्वल टू ई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी, इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस फाई, दैट्स ओके, नो डिफरेंस इन दैट। करंट क्या मिलेगा, I विल बी इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ, ध्यान रखना, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। याद रखिएगा कि करंट इन कैपेसिटर पाई बाय 2 फेज लीड करता है वोल्टेज को, वोल्टेज लैग करती है, करंट लीड करता है। किसमें, कैपेसिटर, कैपेसिटर करंट लीड, सीसी दिखाई देता है ना, कैपेसिटर करंट, कैपेसिटर के केस में करंट लीड करता है कितना, पाई बाय 2। तो यहां पे आई नोड होता क्या है, आई नोड होता है ई नोड बाय कैपेसिटिव रिएक्टेंस। आपके लिए नया है, जिसने मैं बोल रहा हूं सीबीएसई के लेक्चर्स नहीं देखे उसको देखने पड़ेंगे, क्योंकि उतना समय नहीं है कि मैं सारा डिराइव करूं। आपको बताता जा रहा हूं कि यहां पर आएगी कैपेसिटिव रिएक्टेंस। जैसे रेजिस्टर आर के थ्रू अपनी ऑपोजिशन को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करता है, वैसे ही कैपेसिटर की ऑपोजिशन सी से नहीं मिलती, कैपेसिटर की ऑपोजिशन एक्स सी से मिलती है। तो एक्स सी होता कितना है, ओमेगा इंटू सी। सही कह रहा हूं, नहीं, एक्स सी होता है 1 अपॉन ओमेगा सी। अच्छे से याद करना है इस बात को, 1 अपॉन ओमेगा सी, यानी जितनी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतनी इसकी ऑपोजिशन कम होगी। डीसी के बारे में सोचो जरा, डीसी के केस में ओमेगा 0 हो जाती है, तो वहां पर एक्स सी इनफाइनाइट हो जाता है। इसीलिए एक फ्रेज बोला जाता है, कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी, डीसी को अलाउ नहीं करता। आपने कैपेसिटर वाले पार्ट में करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले पार्ट में क्वेश्चंस किए थे, स्टेडी स्टेट डिस्कस करते थे। स्टेडी स्टेट का मतलब था जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका और उसमें से और करंट पास नहीं कर सकता, क्योंकि वहां डीसी डिस्कस हो रही थी, राइट। ठीक है, अब इसकी जो वेरिएशन आप प्लॉट करेंगे वो वेरिएशन कैसे आएगी, देखिए जरा, एक्स सी वर्सेज ओमेगा, आप देख सकते हैं इनवर्सली डिपेंड कर रहा है, तो इट शुड बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। दिस बिकम्स द वेरिएशन ऑफ opposition offered by capacitor with angular frequency. Right, now I move on to inductor. इंडक्टर को अगर आपने वोल्टेज प्रोवाइड करी E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, मैं फिर बार बार बोल रहा हूं, ये लेक्चर उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो इस पार्ट को फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। इस पार्ट को आपको सीबीएसई के लेक्चर से करना पड़ेगा, फिर इधर आना। तो I बिकम्स इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, यानी कि यहां इंडक्टर के केस में वोल्टेज लीड करती है। देखो भाई, कैपेसिटर, इंडक्टर, इंडिया, पाकिस्तान, अगर कैपेसिटर में करंट लीड करे तो इंडक्टर में कौन लीड करेगा, वोल्टेज। ऐसे करके याद कर सकते हो। तो करंट लैग बिहाइंड करता है। अब अगर आप आई नॉट लिखने जाएंगे तो क्या बनेगा, ई नॉट अपॉन एक्स एल। जैसे यहां पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस थी, यहां पर इंडक्टिव रिएक्टेंस होती है। हाँ, ध्यान रखना, आर की यूनिट ओम होती है, एक्स सी की यूनिट भी ओम होती है और एक्सएल की यूनिट भी ओम होती है। सो इंडक्टर की ऑपोजिशन L नहीं है, XL है, और XL किसके इक्वल होता है, ये ओमेगा L के इक्वल होता है। तो आप समझ सकते हैं जितना ओमेगा बढ़ता जाएगा उतना XL भी बढ़ता जाएगा। सो दैट्स इट, इसके वेरिएशन स्ट्रेट आती है। अगर आप DC के बारे में बात करेंगे तो ओमेगा 0 हो जाएगी, XL भी 0 हो जाएगा, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इंडक्टर DC को ओपोज नहीं करेगा, बिल्कुल। बट ये उस समय की कहानी नहीं है कि जब स्विच ऑन किया जाता है। देखना ध्यान से, आपने एक इंडक्टर लिया, उसके साथ ऐसे करके डीसी अप्लाई करी और ये की ऑन करी, की ऑन करते ही तो करंट बनना शुरू होता है, उस समय तो मैक्सिमम पोजीशन होती है। लेकिन कुछ समय बाद जब आप कह सकते हैं स्टेडी स्टेट आ गया, यानी करंट कांस्टेंट हो गया है, करंट कांस्टेंट होने के बाद ये जीरो पोजीशन ऑफर करता है एज फार एज इंडक्टिव इफेक्ट्स आर कंसर्न। बट इसका कुछ ना कुछ तो देखो, रेजिस्टेंस होगा ही, वायर से बना हुआ है, तो वो ऑपोजिशन चलती रहती है। ये प्योरली इंडक्टिव की बात हो रही है। तो यहां से मेरे हर स्टूडेंट को ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर हम कैपेसिटर और इंडक्टर को सर्किट में यूज करेंगे तो वो रेजिस्टेंस जैसे सीधे नहीं है।
हालांकि वो अपने अंदर एनर्जी स्टोर करते हैं, एक इलेक्ट्रिक फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है, एक मैग्नेटिक फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है, और डिसिपेट नहीं करता है। जैसे रेजिस्टेंस तो कमीशन खाता है ना, डिसिपेट करता है, ये नहीं करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं एक साथ L, C और R बना दूं और उनके साथ ये ऑपोजिशन लगाऊं, R, C, L, इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप को EL लिख दूं, इसके क्रॉस EC और इसके क्रॉस ER, ध्यान देना, और ये अप्लाइड वोल्टेज है E इज इक्वल टू E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। तो ये होता है सीरीज LCR सर्किट, सीरीज LCR सर्किट। अब इस सर्किट के अंदर क्योंकि सारी चीजें सीरीज में हैं, तो इनके थ्रू जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है वो सेम होगा, राइट? कहीं पे सोर्स या सिंक नहीं है तो चार्ज सेम रेट पे फ्लो करेगा, तो मतलब करंट सेम हो जाएगा। अगर करंट सेम है बच्चों सीरीज में, तो आपने अभी पढ़ा इंडक्टर के केस में करंट लैग बिहाइंड करता है, यानी वोल्टेज लीड करती है, कैपेसिटर के केस में वोल्टेज लैग करती है। तो हम जब इसका फेजर बनाने जाएंगे तो क्या होगा, देखते जाइए। यहां पर आपने ER0 लिखा, ER0 मतलब क्योंकि फेजर डायग्राम जब बनाओगे तो पीक वैल्यू लिखनी पड़ेगी, रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो ड्रॉप है उसकी पीक वैल्यू, ऐसे ही इंडक्टर के अक्रॉस ड्रॉप की पीक वैल्यू EL0, कैपेसिटर के अक्रॉस ड्रॉप की EC0। ये वाला डायग्राम जो मैं बना रहा हूं ये आपके इस चैप्टर के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिससे बहुत सारी चीजें क्लियर हुई रहती हैं। और अगर विजुअल ये आपको दिखता रहे तो आपको समझ में आ जाता है। L यहाँ आएगा, C यहाँ आएगा, R यहाँ आएगा, LCR 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 ऐसे करके जैसे भी याद करो, इससे पता चलता रहता है कि वोल्टेज किसकी लीड कर रही होती है, इंडक्टर की। अब करंट होता है रेजिस्टेंस के वोल्टेज के डायरेक्शन में। सो आई नोड यहां आ गया, आई नोड, EL नोड, ER नोड, EC नोड। अब देखो इन दोनों के बीच में कितना फेज डिफरेंस हो गया, पाई2 यहां, पाई2 यहां, टोटल कितना हो गया, पाई। तो पाई फेज डिफरेंस का मतलब ये हुआ कि आप ये रिजल्टेंट निकाल सकते हैं EL नोड माइनस EC नोड। अब कुछ बच्चों को यहां पर कंफ्यूजन बना रहता है, क्या सर ये हर समय ऐसा लिखा जा सकता है? नो, नॉट एट ऑल। पहले तो ये बात समझिए कि जब आप फेजर डायग्राम बनाते हैं तो आप इंस्टेंटेनियस वैल्यू नहीं लिख रहे, आप बेसिकली बना रहे हैं पीक वैल्यू। तो पीक वैल्यू आने में सबका समय अलग अलग होता है। जब करंट की पीक आएगी तभी रेजिस्टेंस में वोल्टेज की पीक आएगी। जब करंट की पीक आएगी उसके पाई2 पहले ही वोल्टेज में इंडक्टर में वोल्टेज की पीक आ चुकी होगी, और उसके पाई2 फेज बाद कैपेसिटर में वोल्टेज की पीक आएगी। तो यानी कि सभी में वोल्टेज की पीक एक साथ नहीं आएगी, सभी में वोल्टेज की RMS वैल्यू भी एक साथ नहीं आएगी। अब होता यह है कि AC में अगर कोई सिंगल वैल्यू डिफाइन करनी हो तो हम कौन सी करते हैं, RMS वैल्यू। जैसे आप बोलते हैं ना 220 वोल्ट, 220 वोल्ट इज द RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज दैट इज सप्लाइड टू योर होम। उसकी पीक वैल्यू कितनी होगी, देखना ध्यान से। आप जानते हैं IRMS इज इक्वल टू I पीक अपॉन √2। तो I पीक बनेगा √2 टाइम्स 220, जो कि अप्रोक्सीमेटली 311 वोल्ट होता है। इसीलिए कहा भी जाता है कि जो AC होती है ना वो ज्यादा डेंजरस होती है, कहा जाएगा 220 और निकलेगी 311 पीक वैल्यू, तो आप उतने के लिए रेडी नहीं होते हैं। मोर ओवर और बहुत सारे रीजन है, बाद में डिस्कस होंगे। अभी ये समझ लीजिए कि जब आप फेजर बना रहे हैं तो आप इंस्टेंटेनियस वैल्यूज को ऐड नहीं कर रहे हैं, आप या तो पीक वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं या आप RMS वैल्यूज के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है, जो कि अलग अलग समय पर होती हैं। पर हम इसके बारे में बात ही क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं कि AC को पढ़ना है तो आपको एक सिंगल वैल्यू जब डिफाइन करनी होगी तो आप RMS वैल्यू के बारे में बात करेंगे, दैट इज इट, ठीक है। क्या ये ठीक से क्लियर हुआ आप लोगों को? चलिए अब आगे, यहां पर जब आप ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये ऐसे बनेगा, दिस बिकम्स E0, इसे आप E0 लिख देंगे, जो कि EL0 माइनस EC0 और ER0 का रिजल्टेंट बनेगा। अब करंट इधर है, वोल्टेज ओवरऑल वोल्टेज पीक इधर आ गई, ये बन गया इनके बीच का फेज डिफरेंस। आपका काम मेनली यहां से फेज डिफरेंस देखने का था, तो जब आप tan phi लिखेंगे तो क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है EL0 माइनस EC0 दिस अपॉन ER0। यहां से आप चाहें तो करंट की फॉर्म में कन्वर्जन कर सकते हैं, ये क्या बनेगा, करंट इंटू XL, ये क्या बनेगा, करंट इंटू XC, और ये बनेगा करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो मैंने करंट हटा दिया, tan phi बन गया XL माइनस XC अपॉन R। यानी कि क्या फेज डिफरेंस करंट और वोल्टेज के बीच में आने वाला है, उसे आपने इंडक्टर की क्या वैल्यू यूज करी है, कैपेसिटर की क्या वैल्यू यूज करी है, क्या रेजिस्टेंस यूज किया है, के साथ साथ ये भी डिफाइन करेगा कि आपने अप्लाइड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी कितनी यूज करी है।
अगर आप फ्रीक्वेंसी कम यूज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग देखिए, अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो कैपेसिटर डोमिनेट करेगा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो इंडक्टर डोमिनेट करेगा। ये भी अब एक चीज है जो हर बच्चे को डायरेक्टली क्लियर होनी चाहिए। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, देखो XC लिखोगे तो 1/ωc है, तो अच्छे से याद करो, कम फ्रीक्वेंसी पे कौन डोमिनेट करता है, कैपेसिटर, और जब XL लिखने जाते हो तो होता है ωL। तो कम फ्रीक्वेंसी पे इसकी वैल्यू कम होती है, ये ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे डोमिनेट करता है। लो फ्रीक्वेंसी पे कौन डोमिनेट करता है, कैपेसिटर। हाई फ्रीक्वेंसी पे कौन डोमिनेट करता है, इंडक्टर। अच्छे से याद रखना। चलो अब यहां आ जाओ मेरे साथ वापस। ये था सीरीज LCR सर्किट, जिसके अंदर हमने देखा कौन करंट और वोल्टेज, कहां पे करंट और वोल्टेज सेम फेज में है, कहां पे वोल्टेज लीड कर रही है, कहां पे वोल्टेज लैग कर रही है, उसके अकॉर्डिंग आपने फेज डिफरेंस निकाल लिया। इसके साथ साथ माय डियर स्टूडेंट्स, हम इस ट्राइंगल की हेल्प से E0 भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आप जब लिखते हैं E0, वो क्या बनेगा, अंडर द रूट ER0 स्क्वायर, देखें ER0 स्क्वायर प्लस EL0 माइनस EC0 स्क्वायर, EL0 माइनस EC0 स्क्वायर। समझ सकते हैं, क्योंकि आप अभी यहां पे क्या करेंगे, ट्राइंगल रूल यूज करेंगे, दिस प्लस दिस इन वेक्टर फॉर्म इज इक्वल टू दिस। तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब आप यहां पे जैसे ही I0 पुट करेंगे तो अल्टीमेटली आपको यहां से क्या मिल रहा होगा, मैं यहां लिख देता हूं रिजल्ट, देखिए आपको मिलेगा Z इज इक्वल टू, क्योंकि जो E0 है वो बनेगा I0 इंटू Z। अब ये आपके लिए और नया आ गया, दिस इज कॉल्ड इम्पीडेंस। सो पहले आप जानते थे सिर्फ रेजिस्टेंस को, अब आपका इंट्रोडक्शन हुआ पहले रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब आपका इंट्रोडक्शन हो रहा है इनके बॉस से। इनका बॉस कौन है, इम्पीडेंस। इम्पीडेंस इज बेसिकली द ओवरऑल ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द AC सर्किट, राइट। करंट फ्लो को जो सीरीज LCR या पैरेलल LCR ओवरऑल ऑपोजिशन ऑफर करेगा, उसे उसकी इंपीडेंस कहा जाता है। इंपीडेंस इज मिक्स ऑफ रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर। अभी देखेंगे आप, तो इसके प्लेस पे I0 इंटू Z आया होगा इज इक्वल टू अंडर रूट, यहां पे I0 इंटू R आया होगा तो R स्क्वायर, प्लस यहां पर I0 इंटू XL माइनस XC आया होगा, उसका स्क्वायर। सो दिस बिकम्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर यू, कि जब भी आप एक LCR सर्किट या AC सर्किट की टोटल ऑपोजिशन निकालने जाएंगे तो आपको Z से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर। अब उस सोच से बाहर आना पड़ेगा कि करंट फ्लो कर रहा है, वोल्टेज है, तो V इज इक्वल टू IR। ना भाई ना, V इज इक्वल टू IR तो सिर्फ रेजिस्टेंस के लिए था। जब आप AC वाले पार्ट के लिए डील करोगे, जहां फ्रीक्वेंसी मैटर करती है, तो वहां पर आपको सारी चीजें कंसिडर करनी पड़ेंगी, एंड ओवरऑल ऑपोजिशन जिसकी SI यूनिट भी ओम होगी, दैट इज इंपीडेंस। तो ये एक मेजर चेंज है जो आपको समझना है। आई होप ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो बच्चों ये था सीरीज LCR सर्किट। आज का मैं एक लास्ट टॉपिक और आपसे डिस्कस कर देता हूं, सीरीज LCR रेजोनेंस। बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं सीरीज LCR रेजोनेंस के ऊपर। रेजोनेंस का मतलब होता है किसी भी चीज का पीक आना, राइट, मैक्सिमम आउटपुट मिलना। इस सर्किट की मैक्सिमम आउटपुट का मतलब क्या है भाई, इसकी आउटपुट अगर आप मैक्सिमाइज करवाना चाहते हैं तो इसकी इंपीडेंस को करो मिनिमाइज, इंपीडेंस मिनिमाइज, क्योंकि इसके आउटपुट का मतलब है इसमें करंट को मैक्सिमाइज करवाना चाहते हो। एक पर्टिकुलर जो आपने वोल्टेज लगाई E इज इक्वल टू E0 साइन ऑफ 2 पाई न्यू इंटू टी, यहां पर देखना ध्यान से, यहां पर पीक वैल्यू तो रोल प्ले करती है, लेकिन साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी रोल प्ले करती है। अगर आप फ्रीक्वेंसी चेंज करते जाएं तो इंपीडेंस चेंज होती रहेगी, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर मैं Z को मिनिमाइज करना चाहता हूं, जहां पे कि Z का एक्सप्रेशन था अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर, मैं इसे मिनिमाइज करना चाहूं, तो बच्चों देखो R को तो हटा नहीं सकते, ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, तो हम एक ऐसी फ्रीक्वेंसी चूज कर सकते हैं जिसके ऊपर XL XC के इक्वल हो जाए, यानी कि ओमेगा नॉट लिख देते हैं, उसको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं, बिकम्स इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा नॉट C। ओमेगा नॉट स्क्वायर बिकम्स इक्वल टू 1 अपॉन LC। ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट LC। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद करने के लिए कि अगर आप रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं तो एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन अंडर रूट LC, और ये 2 पाई इंटू न्यू नॉट बनेगी, जिससे कि न्यू नॉट आ जाएगा 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ LC। गॉट दैट? सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, यानी कि इस अप्लाइड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी को जैसे ही आप सर्किट में लगे हुए L और C के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे 1/2π√LC, इस सर्किट की इंपीडेंस में XL और XC एक दूसरे को एग्जैक्टली कैंसिल आउट कर जाएंगे। कैंसिल आउट क्यों कर जाएंगे? क्योंकि इंडक्टर और कैपेसिटर के अंदर जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है ऑलरेडी पाई फेज आउट होता है, EL ऊपर बनता है, EC नीचे बनता है, उन दोनों की वैल्यू इक्वल बन जाएगी, क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहने वाला है, XL XC के इक्वल हो गया तो EL EC के इक्वल हो जाएगा, वो एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे। कैंसिल करेंगे तो बचेगा क्या? सिर्फ ER बचेगा। तो काइंडली पे अटेंशन,
जब अप्लाइड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी ये होगी उस समय इस सर्किट के अंदर ये वाली वोल्टेज और ये वाली वोल्टेज, मैं फिर बोल रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इंस्टेंटेनियस वैल्यू, राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट दी ईदर दी पीक वैल्यू और दी आरएमएस वैल्यू। तो इन दोनों की जो आरएमएस वैल्यू होगी वो आरएमएस वैल्यू एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगी, हालांकि वो सेम टाइम पर नहीं आएगी, ठीक है। सो उस केस में आपका Z बन जाएगा R के इक्वल, Z विल बिकम इक्वल टू R। और बच्चों तो जो करंट को मैक्सिमाइज करने की बात कर रहे हैं वो कितना आ जाएगा, करंट बन जाएगा मैक्सिमम करंट E नॉट अपॉन Z, अब Z हो गया R, तो दैट बिकम्स इक्वल टू E नॉट अपॉन R। तो बड़ी खुश होने वाली बात है कि सर देखो घूम फिर के आ तो वहीं गए, हाँ भाई आ गए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किस केस में, रेजोनेंस के केस में। ये वाली फ्रीक्वेंसी XL इज इक्वल टू XC, EL इज इक्वल टू EC, लेकिन कौन सी वैल्यू, RMS वैल्यू या पीक वैल्यू, ये इक्वल हो गए तो Z किसके इक्वल आ गया, R के इक्वल, तो I नोट बन गया E नोट बाय Z या E नोट बाय R, गॉट दैट। तो ये सब समझते हुए आप एक बार फाई को भी देख लीजिए, आपने लिखा था ना tan फाई क्या होता है, XL माइनस XC अपॉन R, अरे ये तो जीरो हो गया, ये जीरो हो गया तो भाई फाई भी कितना हो गया, जीरो। बट ऑब्वियस है यार, अगर आप Z को R के इक्वल लिख रहे हो तो आप सिर्फ रेजिस्टिव पार्ट की बात कर रहे हो, सिर्फ रेजिस्टेंस के अंदर तो करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं। सो कमिंग बैक टू, जब रेजोनेंस होगा तो करंट और वोल्टेज सेम फेज में होंगे, रिएक्टिव पार्ट जीरो हो चुका होगा, यहां इन दोनों के अक्रॉस जो भी वोल्टेज लिखी जाएगी वो बराबर लिखी जाएगी। मान लीजिए यहां पर आप कहते हैं कि जो अप्लाइड वोल्टेज है वो 220 वोल्ट है, तो आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि यहां भी 220 लिखा हुआ है, यहां भी 220 और यहां भी 220। पर मेरी बात को फिर ध्यान से सुनना, जब ऐसे लिखा गया तो ये इंस्टेंटेनियस नहीं है, ये आरएमएस वैल्यू के बारे में लिखा गया है। जब भी आप एसी को सिंगल वैल्यू से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं तो सिंगल वैल्यू उसकी आरएमएस वैल्यू होती है, फाइन। सो फिर आखिरी बार सुन लीजिए, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये सारी की सारी वोल्टेज आपको यहां देखने को मिल रही होगी। सो ये था बच्चों आपका डिस्कशन ऑन सीरीज एलसीआर सर्किट। अब इस सीरीज एलसीआर सर्किट के 2-3 ग्राफ्स मैं करवा देता हूं और क्यू फैक्टर समझा देता हूं आपको। तो आज का लेक्चर बस यहीं फिनिश अप करूंगा। देखें ध्यान से, अगर आप Z डिफाइन करने जाएंगे, Z वर्सेस ओमेगा, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसके ऊपर रेजोनेंस होगा उसे मैंने लिख दिया ओमेगा नॉट। वहां पर Z किसके इक्वल हो जाता है, R के इक्वल, तो ये मिनिमम वैल्यू है Z की R, इससे पहले भी ज्यादा और इसके बाद भी ज्यादा। अब याद कीजिए मैंने आपको कहा था लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर कौन डोमिनेट करेगा, कैपेसिटर। तो देखिए जब ओमेगा की वैल्यू लेस देन ओमेगा नॉट होगी तो कैपेसिटर की डोमिनेंस होगी, यानी XC विल बी ग्रेटर देन XL। जब ओमेगा एग्जैक्टली ओमेगा नॉट के इक्वल है तो हम बोल ही रहे हैं XC इज इक्वल टू XL होगा, और जब ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट होगा तो XC कम होगा XL से, XL लीड करेगा उसके केस में। तो पहले कैपेसिटिव डोमिनेंस, फिर दोनों इक्वल हो गए, और फिर इंडक्टिव डोमिनेंस। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर। अब इसी तरह से जब आप करंट के बारे में बात करेंगे I, तो करंट का ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो भाई देखना, ओमेगा नॉट पे जो आपको करंट मिल रहा होगा उसे मैं 1 मिनट के लिए I नॉट लिख रहा हूं। ध्यान देना, वैसे तो कोई भी फ्रीक्वेंसी हो उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपको जो पीक करंट मिलेगा कहां पे, ये ध्यान दीजिए, ऐसे बनेगी ना वेवफॉर्म। तो एक्चुअली करंट की वेवफॉर्म तो ऐसे बनेगी, ये कोई वेवफॉर्म नहीं है, ये सिर्फ बताया जा रहा है कि इस वेवफॉर्म की अगर आप फ्रीक्वेंसी चेंज कर दें, आपको समझ में आना चाहिए फ्रीक्वेंसी चेंज करने का मतलब क्या है, ऐसे कर दूं या फिर ऐसे कर दूं। तो फ्रीक्वेंसी चेंज करने से जो करंट की पीक वैल्यू उस पर क्या फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। क्यों पड़ता है, क्योंकि XL और XC चेंज हो जाते हैं, इसलिए फर्क पड़ता है। सो देखें ओमेगा नॉट पे आपको जो करंट मिलेगा वो मैक्सिमम पॉसिबल होगा, क्योंकि वहां पर इंपेडेंस मिनिमम हो चुकी होगी, कितनी, R के इक्वल। फिर इसी में ना हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज डिफाइन होती है, ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2। ध्यान दीजिएगा, ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 आर हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज, यानी इन फ्रीक्वेंसीज के ऊपर पावर आधी रह जाती है। अगर आप पावर I²R को मानते हैं तो पावर आधी करने का मतलब है करंट का 1/√2 टाइम्स हो जाना। तो बिल्कुल सही बात है, यहां पर हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज के ऊपर करंट पीक करंट जो कि आरएमएस में मिला था आपको, जो आपको रेजोनेंस में मिला था, रेजोनेंस में मिलने वाले पीक करंट का डिवाइड बाय √2 टाइम्स होता है करंट। कब, जब आप हाफ पावर की बात कर रहे होते हैं। तो यहां पर आने वाले करंट को ऐसे लिखा जाता है। तो क्वेश्चन आ जाए तो आपको कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली पता होना चाहिए। अब देखिए यहां से लेके यहां तक जो बैंडविड्थ बनती है, बैंडविड्थ क्या बनती है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 को एनसीईआरटी ट्वाइस ऑफ डेल्टा ओमेगा लिखती है, ठीक है। ये कहलाती है हाफ पावर बैंडविड्थ।
हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, इट इज बैंडविड्थ। और एक बात, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आती है जो कहती है ओमेगा नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ओमेगा 1 ओमेगा 2। ध्यान से लिख लेना, ज्योमेट्रिक मीन होता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इन दोनों फ्रीक्वेंसीज का। गॉट इट? अब यहां डिफाइन होता है भाई क्यू फैक्टर। क्यू फैक्टर क्या है? क्यू स्टैंड्स फॉर क्वालिटी। इस रेजोनेंस की क्वालिटी को डिफाइन करने के लिए क्यू फैक्टर डिफाइन किया जाता है। क्वालिटी से क्या मतलब है यार? मतलब ये है ये कितना शार्प बन रहा है। अगर ये शार्प नहीं बनेगा, ध्यान देना, अगर ये ऐसे बनेगा तो पीक तो वहीं आएगी, लेकिन जो आपको मैक्सिमम करंट मिल सकता था, मैक्सिमम पावर मिल सकती थी, वो कंपैरेटिवली कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि वो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इस सर्किट को ना, जो सीरीज एलसीआर सर्किट है, हम ट्यूनर सर्किट भी कहते हैं। जो आप एफएम ट्यून इन करते हो ना, वो यही सर्किट है। एफएम के अंदर आपने जब नॉब घुमाई तो कैपेसिटेंस को चेंज किया। 1/2 पाई रूट एलसी लिखा ना हम लोगों ने, 1/2 पाई रूट एलसी उसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। जैसे ही आपने नॉब घुमाई, कैपेसिटेंस को चेंज किया, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी चेंज हुई, तो आपका जो एफएम स्टेशन था वो 91.9 से चेंज होकर 106.4 या 94.5 पे चला गया। क्यों? क्योंकि अब उस फ्रीक्वेंसी के लिए आपका सर्किट, अलग फ्रीक्वेंसी के लिए आपका सर्किट रेजोनेंस में आ गया। तो सुनना, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ही आप ज्यादा पावर लेना चाहते हैं तो आपको क्लैरिटी ज्यादा मिलेगी। अगर आप ये सोचें कि 91.9 के अलावा भाई ऐसा होना चाहिए कि 91.8 पे भी सुनने को मिल जाए और उससे थोड़ा सा आगे की तरफ भी सुनने को मिल जाए, तो उसमें फिर ये पीक इतनी शानदार नहीं मिलेगी आपको, ये नीचे की तरफ मिलेगा ताकि पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए सारी फ्रीक्वेंसीज के ऊपर। बट जब हम एक्चुअल रेजोनेंस की बात करते हैं, अच्छी क्वालिटी के रेजोनेंस की बात करते हैं, तो हम इसे जितना उसके उतना नैरो एक्सपेक्ट करते हैं ताकि एक ही फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम पावर मिल जाए। क्लियर हुआ आप लोगों को? तो वो जो क्वालिटी है उसको डिफाइन करने के दो तरीके हैं। या तो सीधा ऐसे लिखा जाता है ओमेगा नॉट अपॉन ट्वाइस ऑफ डेल्टा ओमेगा। अभी देखो हम बोल रहे थे ना, ये जितना उसके नैरो हो जाए, जितना नैरो होगा उतना हाफ पावर बैंडविड्थ कम हो जाएगी। जितनी हाफ पावर बैंडविड्थ कम होगी उतना ही क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होगा, उतना बेटर रेजोनेंस होगा। तो एक तो डेफिनेशन डायरेक्टली यहां से मिलती है। अच्छा, इसके साथ साथ ये समझना, डिफाइन करने का तरीका एक और होता है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर अपॉन अप्लाइड वोल्टेज, या फिर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर अपॉन अप्लाइड वोल्टेज एट रेजोनेंस, क्योंकि ये चीज डिफाइन ही रेजोनेंस के लिए होती है। इनको जब वैल्यूज पुट करके सॉल्व करते हैं तो इसका एक्सप्रेशन आता है 1/r अंडर रूट ऑफ L/C। याद रखना, 1/r अंडर रूट ऑफ L/C, दिस इज अवर क्वालिटी फैक्टर, जो बहुत साफ साफ दिखाता है कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। आप सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ा दीजिए, ये जो जैसे पहले बनाया था उससे डिप करके नीचे वाला बन जाएगा। जितना आप R बढ़ाएंगे उतनी क्वालिटी खराब होती जाएगी, उतनी हाफ पावर बैंडविड्थ बढ़ती चली जाएगी, उतना ही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बढ़ता चला जाएगा। सो दैट वाज इट। आई होप ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे समझ में आई। मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा आप लोगों को, जिसमें जो बचा हुआ पार्ट है यानी पैरेलल LCR सर्किट और पावर वाला पार्ट वो डिस्कस करूंगा। तब तक आप इसे कमांड कीजिए और इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।